हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। आज हमें केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करना था। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो पढ़ लिया था। ये केमिकल इफेक्ट्स के कॉजेज वगैरह ये अलग अलग चीज़ें हमने बेसिक पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी आयोनिक सॉल्यूशन से। आयोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जो आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, जैसे कि NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है? NaCl। तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने में वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, दैट इज वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आयोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी हम इस आयोनिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वेरियस केमिकल चेंजेस होती हैं। उस सॉल्यूशन में अलग अलग केमिकल चेंजेस होती हैं, और ये जो इफेक्ट्स होते हैं या ये जो चेंजेस होते हैं उस आयोनिक सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हुआ? केमिकल इफेक्ट्स हुए। किसकी वजह से हुए? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये क्या है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैं आपको बता रहा था आयोनिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वो भी एक बेसिस हो गया केमिकल चेंजेस को होने के लिए। मतलब केमिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो रहा है। जो आयनिक सॉल्यूशन है वो आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए उसमें अलग अलग केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो फिनोमेना है रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब भी हम किसी लिक्विड से या फिर किसी आयोनिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो ये पूरा फिनोमेना हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब लिक्विड से आयोनिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला जो ये फिनोमेना है, इस फिनोमेना हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। आगे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, मतलब हमें पता है, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि हम दो ऐसे रॉड्स लगाते हैं यहाँ पे मेटल्स की, एक ऐसे एक ऐसे। तो वो दो तरीके की रॉड्स होती हैं, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। एनोड होती है जो हम बैटरी लगा रहे हैं, जो वायर से पूरा सर्किट हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें जो हम बैटरी लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट होता है एनोड, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट होता है कैथोड। ठीक है, दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड जो है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड कैथोड क्या है? जो कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अब इलेक्ट्रोड्स में, मतलब हम इलेक्ट्रोड्स को क्या यूज क्या होता है इलेक्ट्रोड्स का? जो वायर्स में जो करंट है, मतलब जब हमने बैटरी लगाई तो वो करंट जो फ्लो होगा वो वायर्स में जाने के बाद इन इलेक्ट्रोड्स में आएगा। मतलब ऐसे मान लो ये रफ सा मैंने एक ऐसी सर्किट बना दी है, यहाँ पे कहीं पे बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। तो वो बैटरी से जब करंट जाएगा इस सॉल्यूशन में तो वो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जाएगा। पहले करंट यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में आएगा और फिर इलेक्ट्रोड से इस सॉल्यूशन में चला जाएगा, और फिर जब वो करंट इस सॉल्यूशन में जाएगा तो आयंस में ब्रेक होगी, वही ऊपर की बात। और जब वो आयंस में ब्रेक होगा तो अलग अलग केमिकल चेंजेस अकर होंगे। तो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, जो केमिकल रिएक्शन है जो उस सॉल्यूशन में हो रही है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक करती है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड, कि वो इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, और नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। जैसे अगर मैं सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड यूज करूं, विनेगर यूज करूं, तो वो क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करूं तो वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया उसका नेचर। वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो केमिकल रिएक्शन अलग होगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो केमिकल रिएक्शन अलग होगी। उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कितना है। नेचर तो क्या हो गया कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड है सिर्फ वाटर के साथ मिक्स किया हुआ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर के साथ मिक्स किया हुआ। तो नेचर में तो बस ये हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया वाटर के साथ, क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट। हमने विनेगर ऐड किया वाटर के साथ तो बन गया एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कंसंट्रेशन क्या होता है कि हम कितना सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल रहे हैं।
कि कंसंट्रेशन में क्या आ जाता है कि हमने मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है, नेचर, पहले हमने नेचर चूज किया, नेचर क्या लिया हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो नेचर हो गया सही। अब कंसंट्रेशन में भी देखना है हमने कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड किया वो कितना ऐड किया। जैसे H2SO4 हम ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो हम वाटर का अमाउंट ज्यादा रख रहे हैं या H2SO4 का अमाउंट ज्यादा रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पहले तो नेचर चूज किया स्ट्रॉन्ग है या वीक है, फिर स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो कितना वीक है, ये पता चला हमें कंसंट्रेशन से। तो दो चीजों पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे, मतलब एनोड है या कैथोड है, एंड सेकंड नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड से ये भी मतलब होता है कि हम कौन से मेटल का या कौन से नॉन मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ज्यादातर मेटल्स का लेते हैं, कभी कभी हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी ले लेते हैं बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, तो जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोड्स में वो क्या क्या होते हैं। मेटल्स मे गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस, मतलब जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो मेटल्स है, मतलब कोई भी है, ग्रेफाइट है या मेटल है, उसमें क्या होता है, जो हम यहाँ पे मेटल यूज कर रहे हैं, जैसे हमें मान लो CuSO4 सॉल्यूशन लिया मैंने, तो वो मेटल जो है वो Cu वाला जो मेटल है वो इनमें से किसी भी डिपॉजिट हो सकता है। गैसियस बबल्स निकल सकते हैं, गैसियस बबल्स मे गेट फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स फॉर्मेशन, मतलब जो बबल्स की फॉर्मेशन होती है पानी के नीचे, वो हो सकती है। और चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन मे अकर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस। अब अगर मैं आपको ऐसी एक जनरल सी चीज बताऊं कि जो किसी भी सॉल्यूशन का कलर होता है वो उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की वजह से होता है। अब अगर वो एलिमेंट्स आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर वो Na में और Cl में अलग अलग चेंज हो जाता है, मतलब Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में वो ब्रेक हो जा रहा है, तो Na प्लस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, Cl नेगेटिव की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, होता है ना ये NaCl, मतलब मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगा अभी, NaCl है तो ये किस में चेंज होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये जो Na प्लस है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, Cl माइनस की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, और जो इन दोनों को जोड़ के बना था पहले NaCl उसकी अपनी प्रॉपर्टीज थी। तो NaCl की प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई, जैसे ही NaCl ब्रेक हुआ तो NaCl की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब वो इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं Na की और Cl की। तो Na की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, मतलब Na की कलर में भी डिफरेंस होगा, Cl के कलर में भी डिफरेंस होगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये कलर में चेंज हो जाता है जब भी वो सॉल्यूशन जो है वो आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है, जब भी वो आयंस में ब्रेक होगा तो उसमें चेंजेस होंगे, वो चेंजेस जो हमें ऑब्जर्वेबल चेंजेस है, मतलब जो हम देख सकते हैं, वो चेंजेस है चेंज ऑफ कलर। उसके अलावा और भी चेंजेस होते हैं लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसमें कलर में चेंज आ जाता है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, ये तीन चेंजेस हमने एक बार ब्रीफ पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ा। मेटल में गेट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज करे हैं इनके ऊपर मेटल जो है वो चढ़ सकता है। मेटल की बात करें हम, अगर मैं यहाँ पे NaCl की जगह CuSO4 भी ले लेता, सो दैट वाज आल्सो सेम थिंग, मतलब वो ब्रेक हो जाता Cu नेगेटिव और Cu पॉजिटिव और CuSO4 नेगेटिव, ऐसे अलग अलग उसमें चेंज हो जाता, तो उसमें भी कलर में चेंज हम देखते, और मेटल का डिपोजिशन हो सकता था इलेक्ट्रोड्स पे, और बबल्स जो है वो इलेक्ट्रोड के पास फॉर्म हो सकते थे। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ दिस केमिकल इफेक्ट्स, अब ये केमिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं लेकिन हम इन्हें कर क्यों रहे हैं, कुछ यूज होगा इनका तभी कर रहे हैं, तो वो क्या है एप्लीकेशंस। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। अगर आप सबको पता हो, जो मेटल्स होते हैं वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर खोद के ऐसे आयरन नहीं निकाल लेते और फिर उसको ऐसे यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जो अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं वो एक्चुअली मेटल्स नहीं होते, वो ओर्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी मिनरल्स होते हैं और कभी कभी ओर्स होते हैं, चलो उतना ब्रीफ में नहीं जाते, ओर्स होते हैं। तो वो जो ओर्स हैं वो किन के होते हैं, हाई मेटल, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं वो उनमें ओर्स प्रेजेंट, मतलब उनके ओर्स होते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, जैसे आयरन है या एल्यूमिनियम है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, जब हम इन सबको अर्थ से निकालते हैं तो ये सब अपनी ओर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं होते, इसके साथ काफी और अलग अलग चीजें भी मिली होती हैं। तो अब उन अलग अलग चीजों में सिर्फ सोडियम को निकालना या पोटेशियम को निकालना, ये जो प्रोसेस हम यूज करते हैं इसके लिए कि अलग अलग चीजों में से सिर्फ पोटेशियम या सोडियम निकालने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो
इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस वही चीज, ये इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप करके एक जगह ओर लगा दिया, एक जगह प्योर मेटल लगा दिया, वो पूरा आगे प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है ओर्स में से प्योर मेटल, जो हमें मेटल चाहिए वो निकालने के लिए भी यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ओर्स में से मेटल्स निकालने के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब हमारे पास एक कॉपर मेटल है, ठीक है, ऊपर क्या था? ऊपर था ओर, वो तो काफी ज्यादा इम्प्योर था, उसमें काफी प्योरिफिकेशन करनी है। उसके बाद चलो हमने प्योरिफिकेशन कर ली थोड़ी बहुत, अब हमें मिला कॉपर। कॉपर के ऊपर काफी सारी इम्प्योरिटीज है। मैंने ऊपर क्या बताया था यहाँ पे कि सिर्फ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के साथ ओर्स मिलता है। तो हमने ओर मिला हमें, हमने उसकी इलेक्ट्रोलिटिक मतलब एक्सट्रैक्शन करा, इलेक्ट्रोलिसिस करा और हमें मेटल मिल गया। लेकिन जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं जैसे कॉपर है, वो भी अपनी प्योर स्टेट में नहीं पाया जाता, उस पर भी काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। हम उसे ओर नहीं कहते कि वो कॉपर का ओर है, लेकिन उसमें क्या होता है, कॉपर के साथ अलग अलग इम्प्योरिटीज, अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। अनडिजायरेबल मतलब नहीं चाहिए। तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज को रिमूव करके प्योर मेटल लेने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वही प्रोसेस होता है। ये जो बीकर में हम पानी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, वो वोल्टेइक सेल जो हमने किया था ना, उसी टाइप का थोड़ा सेटअप होता है। इसमें होता क्या है, एक प्योर मेटल, मान लो हमें कॉपर, हमें इम्प्योर कॉपर बहुत सारा, हमें इम्प्योर कॉपर मिला है, हमें उससे प्योर कॉपर निकालना है। तो हम पहले से कहीं से एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप लाते हैं और उसे कैथोड पे लगा देते हैं। प्योर मेटल की स्ट्रिप को हमने लगा दिया कैथोड पे, ठीक है। रफ सा डायग्राम है यहाँ पे बनाऊंगा। इम्प्योर मेटल रॉड जो है वो एनोड पे है। ये बहुत मोटी सी कॉपर की ये रॉड है जो इम्प्योर है, वो एनोड पे लगा दी, ठीक है। और मान लो अगर मैं Cu निकाल रहा हूँ तो मैं CuSO4 ही लूंगा। अगर मेरे को कॉपर मेटल निकालना है तो मैं CuSO4 का ही, जो मेटल मेरे को निकालना है मैं उसी का सॉल्यूशन लूंगा। यहाँ पे ये बीकर हो गया पूरा, ये पूरा सेटअप ही हो गया एक तरीके से। ये बैटरी वगैरह सब, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इंतजाम हो गया है। यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है अंदर, यहाँ पे है प्योर मेटल, ये जो रेड से मैं बता रहा हूँ ये है प्योर मेटल कॉपर, और यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये है इम्प्योर कॉपर। तो अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा क्या, ये जो इम्प्योर कॉपर मेटल है ये प्योर कॉपर मेटल की तरफ चला जाएगा। मतलब इसमें से सिर्फ कॉपर, कॉपर जो प्योर कॉपर है वो इसकी तरफ चला जाएगा, और जो कॉपर के अलावा उसमें इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे ऐसे नीचे सेटल हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे सेटल हो जाएंगी और प्योर कॉपर जो है वो यहाँ पे, जो हमने पहले से प्योर कॉपर लगा रखा था उसके साथ जाके चिपक जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ, ये जो ये वाली स्ट्रिप पतली होती गई, ग्रीन वाली स्ट्रिप पतली होती गई और रेड वाली स्ट्रिप जो है वो मोटी होती गई। तो प्योर कॉपर हमें इस तरीके से मिल गया, ठीक है। ये था हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। लास्ट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आर क्वाइट सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलर है, कंफ्यूजन भी हो जाती है कभी कभी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि ये सेम प्रोसेस होता है, हर चीज सेम होती है, बस एक फर्क होता है। यहाँ पे हम लेते थे कि ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है, और ये सेम वही मेटल प्योर है। मतलब जैसे ये इम्प्योर कॉपर है, यहाँ पे प्योर कॉपर लगा दिया। यहाँ इम्प्योर सिल्वर है तो यहाँ पे प्योर सिल्वर लगा दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, यहाँ पे कोई और मेटल होता है और यहाँ पे कोई और मेटल होता है, मतलब ये अलग अलग होते हैं, सेम मेटल्स नहीं होते इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में सेम होते हैं, बस एक जगह प्योर होता है एक जगह इम्प्योर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोनों अलग अलग होते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम सबसे पहले क्यों करते हैं, ताकि किसी भी चीज को हम रस्ट से या कोरोजन से हम किसी चीज को बचा सकें। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन होता है कि हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, आयरन जो है वो कोरोड नहीं होता, रस्ट नहीं होता। तो ये कैसे चढ़ाई जाती है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये क्या होता है, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, जिस आर्टिकल को हम इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब
मैं आयरन और जिंक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जो आयरन है वो होगा कैथोड पे, क्योंकि हमें आयरन के ऊपर जिंक चढ़ानी है। तो जिस मेटल के ऊपर हमें दूसरा मेटल चढ़ाना है वो हम लेंगे कैथोड पे, ठीक है। फिर जिंक हम लेंगे एनोड पे, मतलब हमें जिंक की कोटिंग करनी है ना, तो जिस मेटल की हमें कोटिंग करनी है वो हम लेंगे एनोड पे। और यहाँ पे कोई भी एक सूटेबल सोल्यूबल सॉल्ट, ज्यादातर हम CuSO4 या NaCl का ही कुछ ऐसे सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट ले लेते हैं ऑफ द एनोड मेटल। जैसे जिंक है तो ZnSO4 सॉल्यूशन लेंगे, हमें कोई और मेटल चढ़ाना है तो हम उसका सॉल्यूशन लेंगे, इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, वही वो लिक्विड पार्ट जो होता है। तो ऐसे ही रफली डायग्राम बनाया मैंने, ये वाटर लिक्विड है, वाटर मैंने गलती से बोल दिया। अगर मैं आयरन और जिंक का एग्जांपल ले रहा हूँ तो एनोड पे क्या होगा, जिंक होगा, तो ये होगा जिंक सल्फेट। यहाँ पे है जिंक, ये है वो आयरन का पीस जो हमें गैल्वेनाइज करना है, मतलब जिसके ऊपर हमें जिंक की लेयर चढ़ानी है। तो ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करेंगे तो क्या होगा, एनोड, ये यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे ये कैथोड है, कैथोड पे आयरन है। तो एनोड से ये कैथोड में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये जो जिंक है ये एनोड से कैथोड पे जो आयरन लगा है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी, कोटिंग हो जाएगी जिंक की आयरन के ऊपर। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। सिमिलर था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम सेम से थे। तो यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक भी फिनिश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे।